नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की पेड 2023 की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज में आज जैसे कि हम डेली बहुत कुछ खास करवा रहे हैं, और आज के टेस्ट सीरीज में इतना कुछ खास है कि आप निश्चित रूप से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए हम आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब निम्नलिखित में से क्या सही है, ये पूछा गया है। दोस्तों, विकल्प 1 है पहला, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इक्वल टू साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जीडीपी एमपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल देंगे तो जीडीपी एफसी बचेगा। 2, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास इक्वल टू बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी एमपी में से मूल्य ह्रास को हटा देंगे, निकाल देंगे तो एनडीपी एमपी बचेगा, यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बचेगा। 3, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी एफसी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो जीडीपी एमपी बचेगा। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट और एमपी मतलब मार्केट प्राइस। विकल्प 4 है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इनमें से सारे विकल्प सही हैं, तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। दोस्तों, एक बार में तो इसमें आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आपको इस टेस्ट को 2-3 बार लगातार देखना पड़ेगा। और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इकोनॉमिक का, और अगर आप इस सब्जेक्ट को इस पार्ट को आज के टेस्ट को समझ गए तो आपकी इकोनॉमी 90% हल हो जाएगी। प्रश्न संख्या 2 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1, 1974 के 1979, 2, 1966 के 1969, 3, 1969 के 1974, 4, 1978 के 1980। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 के 1979 था। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। 1966 के 1979 ये योजना अवकाश का समय था, क्योंकि चीन तथा पाकिस्तान के साथ युद्ध में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए यहाँ पर 1-1 साल की पंचवर्षीय योजना 3 बार बनाई गई। 1969 के 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, और 1978 के 1980 तक इसको अनवरत योजना बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 के 1983 तक बनाई गई थी, लेकिन ये 1980 में ही इसका टाइम समाप्त हो गया। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस तथा सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से क्या सही है? 1, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि एनडीपी एमपी में मूल्य ह्रास जोड़ देंगे तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। एनडीपी एमपी का मतलब मार्केट प्राइस पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इक्वल टू साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि एनडीपी एमपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे तो एनडीपी एफसी बचेगा। प्रश्न तीसरा है, 3, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इक्वल टू बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि एनडीपी एफसी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तो एनडीपी एमपी आ जाएगा। दोस्तों, एनडीपी एमपी का मतलब मार्केट प्राइस पर शुद्ध नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, और एनडीपी एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी नेशनल नहीं सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और विकल्प 4 है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इनमें से तीनों विकल्प सही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 4।
प्रश्न संख्या 4 है, पहली पीढ़ी के सुधार 1991 से 96 में कितने उद्योगों को छोड़कर सभी पर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया? 1 5 उद्योग, 2 6 उद्योग, 3 7 उद्योग, 4 8 उद्योग। तो दोस्तों पहली पीढ़ी के सुधार यानी कि 1991 से 96 में 6 उद्योगों को जोड़कर सभी पर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। तो ये 6 उद्योग हैं दोस्तों, शराब, सिगरेट, 1 शराब, 2 सिगरेट, 3 औषधियाँ, 4 रक्षा उपकरण, 5 औद्योगिक विस्फोट और 6 खतरनाक रसायन। इन 6 उद्योगों में रसायन को करने के लिए, इनमें 6 में से किसी एक को भी करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी। बाकी सारे उद्योगों में से लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया पहली पीढ़ी के सुधार 1991 से 96 में। आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 1 साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि GDP-FP में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो NDP-FP बचेगा, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से फैक्टर कॉस्ट पर मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। साधन, ये दोस्तों सूत्र है इकोनॉमिक्स के कुछ, आज के टेस्ट सीरीज में इसी पर ही फोकस किया गया है। 2 साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास इक्वल टू साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ऊपर वाले का उल्टा ही है बिल्कुल। NDP-FP में से मूल्यह्रास को जोड़ देंगे तो NDP-FP आ जाएगा, सॉरी GDP-FP आ जाएगा। 3 बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि GDP-MP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देंगे तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट प्राइस पर। और 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है क्या सही नहीं है, और यहाँ पे नहीं पूछ लिया गया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं सही नहीं है। इसका मतलब है सारे तीनों विकल्प सही है, तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 6 है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि GNP-MP या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को घटा देंगे तो GDP-MP आ जाएगा। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP-FP प्लस मूल्यह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि NDP-FP में मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP-MP आ जाएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर मूल्यह्रास जोड़ देंगे उसमें और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP-MP आ जाएगा। तीसरा है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इक्वल टू साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि GDP-MP में से मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो NNP-FP आ जाएगा, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। और दोस्तों इनमें से पूछा है कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इनमें से तीनों कथन सही है, तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 7 है, नैस्डैक कहाँ का शेयर बाजार है? 1 ब्राज़ील, 2 जर्मनी, 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 न्यूयॉर्क। तो नैस्डैक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA का शेयर बाजार है, तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। बाजार ब्राज़ील का शेयर बाजार को कहते हैं बोएस्पा और जर्मनी के शेयर बाजार को MDAX बोलते हैं और न्यूयॉर्क के शेयर बाजार को डाउ जोन्स बोलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों देखो लगातार इसमें इकोनॉमी के सारे फार्मूलों को कवर किया गया है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है।
एक विकल्प साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय इक्वल टू साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि NNPFC में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को माइनस कर देंगे तो NDPFC बचेगा। दूसरा है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय इक्वल टू साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी कि NDPFC में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देंगे तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि NNPFC आएगा। 3 व्यक्तिगत व्यय योग्य आय इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर, यानी कि व्यक्तिगत व्यय योग्य आय का फार्मूला है कि व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उसको व्यक्तिगत व्यय योग्य आय बोलते हैं। 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से ये तीनों कथन सही हैं, तो आपको सही आंसर है विकल्प संख्या 4। आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 9 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निजी आय किसके बराबर होती है? एक निजी क्षेत्र का घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय प्लस सरकार से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। 2 निजी आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभ या निगम बचत। 3 वैयक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष वैयक्तिक कर प्लस परिवारों द्वारा दिए गए विधिक शुल्क एवं जुर्माना। 4 शुद्ध घरेलू आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण। तो निजी आय का जो फार्मूला है या निजी आय बराबर है, देखते हैं किसके बराबर है ये। निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय प्लस सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। ये फार्मूला निजी आय का है, तो सही आंसर है विकल्प संख्या 1। 2 निजी आय माइनस निगम लाभ कर माइनस अवितरित लाभ या निगम बचत, ये बराबर होता है वैयक्तिक आय के, यानी कि वैयक्तिक आय इक्वल टू निजी आय माइनस निगम लाभ कर माइनस अवितरित लाभ या निगम बचत। वैयक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष वैयक्तिक कर प्लस परिवारों द्वारा दिए गए विविध शुल्क एवं जुर्माना, ये बराबर होता है वैयक्तिक प्रयोज्य आय, यानी कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय इक्वल टू होता है वैयक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष वैयक्तिक कर प्लस परिवारों द्वारा दिए गए विविध शुल्क एवं जुर्माना। 4 शुद्ध घरेलू आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, ये बराबर होता है शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के। आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 10 है। 2 या 2 से अधिक बैंकों द्वारा आपसी अस्थायी समझौते के आधार पर किसी एक उधारकर्ता को दिए गए ऋण को क्या कहते हैं? 1 कंसोर्टियम ऋण, 2 सिंडिकेट ऋण, 3 अग्रिम ऋण, 4 गिरवी ऋण। तो 2 या 2 से अधिक बैंकों द्वारा आपसी स्थायी समझौते के आधार पर किसी एक उधारकर्ता को दिए गए ऋण को सिंडिकेट ऋण कहते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और कंसोर्टियम ऋण की इन चारों विकल्प को एक बार देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक ऋणदाताओं या बैंकों के अस्थायी समझौते के आधार पर किसी एक उधारकर्ता को दिया गया बड़ा ऋण, इसको कंसोर्टियम ऋण बोलते हैं। और भविष्य में निधि प्राप्ति के साक्ष्य के आधार पर दिए गए ऋण को अग्रिम ऋण बोलते हैं। और किसी संपत्ति के कब्जा अधिकार के बदले दिए गए ऋण को गिरवी ऋण बोलते हैं। दोस्तों आज के टेस्ट में
10 प्रश्न थे जो कि समाप्त हुए और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे। अगर आपने आज के टेस्ट को समझ लिया तो आपको समझ लो 90% इकोनॉमी आपको समझ में आ गई। और अगर आपको इस टेस्ट के बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है या थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है और आप इस तरीके की वीडियो को लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लास के कॉल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों कल मिलते हैं इसी टाइम पर और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।